मतगणना को लेकर महा कवरेज जारी है और राजस्थान की जनता का मैंडेट अब सामने आ चुका है। राजस्थान की जनता ने राज बदलने का रिवाज है वो कायम रखा है और अब बीजेपी की प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। जनता का ये रुख किस ओर गया, कैसे गया, क्या इसके पीछे की वजह रही, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे थे और जो मैंडेट जनता का आया है वो मैंडेट बीजेपी के दावों के अनुसार जाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 116 सीटों को बीजेपी ले जाती हुई दिख रही है। क्या कुछ कहेंगे? सीएम गहलोत की जितनी योजनाओं के जो दावे थे धरातल पे, वो योजनाओं को लेकर जाना चाहते थे। महंगाई राहत कैंप उन्होंने लगाया, तरह तरह की योजनाएं चलाई, लेकिन फिर भी जनता का जो रुझान है वो बिल्कुल उलट निकला। सत्ता का परिवर्तन हो चुका है और कई दिग्गज इस चुनाव में, रोचक बात यह है 17 मंत्री हार गए हैं और कई ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो धराशायी हो गए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो जनता का मैंडेट बहुत क्लियर है, वो हिंदुत्व पर और मोदी की महानायकत्व पर है जी। मोदी देश के बड़े महानायक हैं इस वक्त और विकल्पहीनता है देश में इस वक्त। मोदी का कोई विकल्प नहीं है जी। न इंडिया के पास है, न कांग्रेस के पास है, किसी के पास विकल्प नहीं है। तो एक महानायक का सम्मोहन और महानायक का आह्वान डबल इंजन की सरकार का जी, और फिर हिंदुत्व, श्री राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और एक दिशा में बढ़ती हुई भाजपा जी, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण भी होगा अल्पसंख्यकों का और समान नागरिक संहिता भी आएगी। 3 तलाक का मुद्दा खत्म कर दिया उन्होंने। ये एक खास दिशा में देश को बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं जी। मैं इसे राजस्थान का मैंडेट नहीं मानता जी। मैं इसे सेमीफाइनल ही मान रहा हूं। फाइनल 2024 में होगा जी। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल जिस तरह होते हैं ऐसा ही एक ये मैच है। इस चुनाव में ये टेस्टिंग हो गई है कि जनता को अपनी जेब पर पहुंचने वाले फायदे या ऐसी योजनाएं जो उसके जीवन को बेहतर बनाती हैं, सुखी करती है, उसकी मुश्किलात को हल करती हैं, उनके मुकाबले भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको हिंदुत्व का विचारोत्तेजन, जिसको राष्ट्रवाद, जिसको श्री राम और जम्मू कश्मीर की समस्या व आदि आदि जो बातें हैं, समान नागरिक संहिता, ये सब उसको प्रभावित करती है, उद्वेलित करती हैं। और हीरो वर्शिप का देश है हमारा। कभी राम को पूछता है, कभी कृष्ण को पूछता है, कभी महात्मा गांधी के पीछे खड़ा होता है। ऐसे मोदी के पीछे देश खड़ा है। खासतौर पर उत्तरी भारत, चूंकि ये तीनों प्रदेश उत्तरी भारत के, तेलंगाना उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं था। दक्षिण भारत का सोच अलग है, उत्तर भारत का सोच हमेशा हीरो वर्शिप का रहा है, महानायकत्व का रहा है। और महानायक कोई भी हो, पार्टी के नहीं देखते, ये बिना पार्टी के महानायक देखते हैं। महात्मा गांधी भी थे, राम भी थे, कृष्ण भी थे। जो महानायक हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री होता है, इंदिरा गांधी हो गई थी, देश के बीच चल देता है। तो ये महानायक का सम्मोहन था, आह्वान था। और ठीक है, उन्होंने पर्चा लीड कांड को जो हाईलाइट किया, लाल डायरी को किया, लेकिन पर्चा लीड कांड ने प्रभावित किया नौजवान को, पहली बार वोट देने वालों को। और जो जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई, बार बार बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई सरकार संतुष्ट कर नहीं सकती बेरोजगारों को इस दृष्टि से भी। लेकिन बेरोजगार, अगर बेरोजगारी इश्यू होता तो बेरोजगार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष उनको बीजेपी ने टिकट दिया था, उपेन्द्र यादव को, तीसरे नंबर पर है, हार गए और वहां से कांग्रेस जीती है। तो मुद्दा मोदी और मोदी की भक्ति, मोदी का महानायकत्व और उनका आह्वान और हिंदुत्व की तरफ जाता हुआ दिख रहा देश, ये मुझे लगता है इसने वोट अपील की है बड़े पैमाने पर। इस बात को लेकर मैंने जैसा भी कहा था पहले भी अपनी बातचीत में कि हमारे पीछे जो हसनपुरा है, वहां कैंडिडेट ने कह दिया इसका नाम हरिनगर कर दूंगा। वो कैंडिडेट जीत गए। वो लड़ना चाहते थे सांगानेर से गोपाल शर्मा, टिकट मिल गया सब सिविल लाइन से। यहां भी लड़े, प्रताप सिंह खाचरा उसको आगे जीत गए। क्योंकि हमारे घर में आने वाली काम वाली बाई वहां रहती है, वो कहती है कि नहीं साहब, वो मुसलमानों राज हो जाएगा अगर कांग्रेस आ जाएगी तो एक परसेप्शन बन गया ये कि एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देके बीजेपी ने ये परसेप्शन बना दिया कि कांग्रेस है मुसलमानों की सरपरस्त, उनका तुष्टीकरण करने वाली पार्टी। और जैसे हालांकि रफीक खान जीत गए जो जिनके 50 लाख का मुआवजा दिलाने की वजह से हिंदुत्व काफी नाराज थे आदर्श नगर के, फिर भी रफीक खान जीत गए क्योंकि रफीक खान में और इधर कागजी में दोनों में ये समानता थी कि दोनों जगह 1-1 लाख के आसपास मुस्लिम वोट थे। जी।
और रफीक खान को हिंदुओं ने भी वोट दिया, क्योंकि उनका हिंदुओं में उठना बैठना है, जवाहरात के बिजनेस में हिंदुओं के साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन देखिए, हवा महल प्रधानमंत्री इन 3 सीटों को छूते हुए गए थे, जी, रोड शो किया। रोड शो किया था। तीसरी सीट थी हवा महल, 2 तो हार गई बीजेपी, तीसरी सीट भी 18 राउंड काउंटिंग हुए तब तक बीजेपी हार रही थी। जी बाल मुकुंद आचार्य बिल्कुल निराश हो चुके थे। जी एक अकेले 19वें राउंड ने बाजी पलट दी और जीतती हुई कांग्रेस को पराजय के द्वार पे खड़ा कर दिया। 974 वोटों से 974 वोटों से हार जीत हुई है। जी। हालांकि वो कहते रहे दोबारा काउंटिंग करूंगा, ये करो, करा भी लो। ये चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, इसमें काउंटिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बैलेट होते तो फर्क पड़ता। जी 3 सीटें ऐसी है मेरे ख्याल से जो 1000 से कम में हार जीत हुई है। कोटपुतली भी ऐसी जी शायद 321 वोट से हार जीत हुई है, और 2 सीट और ऐसी, और एक अभी सीट विचाराधीन चल रही है, इस पर फैसला शायद अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जहाजपुर से धीरज गुजर लड़ रहे हैं, वो 54 वोट से कांग्रेस के धीरज गुजर पीछे हैं। सीट डिक्लेयर नहीं हुई, शायद रिकाउंटिंग कराएंगे। कोटपुतली 321 मतों से जीती है। 321 मत बताया मैंने आपको, बिल्कुल। तो 321 जीती है। थानागाजी भी बहुत थोड़े से वोटों जीता है। देखिए आप जी थानागाजी के कितने वोट है, पहले तो एक बार तो मान लिया था बीजेपी जीती गई है, जी, पर थानागाजी से 1939 मतों से। 1939 मतों से जी, कौन जीते हैं? और कांति मीणा। कांति प्रसाद कांति प्रसाद मीणा जी। निर्दलीय विधायक थे, भी कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने टिकट दिया। हेम और सिंह दूसरे देखिए, नंबर पे रहे। हेम सिंह बढ़ाना पहले मंत्री थे, पिछली बार भी हारे, इस बार भी हारे। पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, अब जी। बीजेपी ने हाथ शामिल करके टिकट दे दिया। कांति मीणा का पुत्र जेल गया किसी अपराध में, जी बहुत बदनामी थी। कांति मीणा पर 2700 बीघा जमीन को लेकर बड़ा विवाद हुआ और उस भूआवंटन को रद्द करना पड़ा। जी ऐसे बड़े विवाद के केंद्र में थे कांति मीणा, निर्दलीय विधायक थे, जीते कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर। तो ये जातिवाद की पराकाष्ठा है। मीणा वोट गुजर वोट, हेम सिंह बढ़ाना गुजर है, मीणा। तो मैं होकर आया था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो दोनों के प्रति लोगों में समान रूप से नेगेटिव विचार था, लेकिन किसी पार्टी ने नया प्रयोग करने का साहस नहीं किया। उन्हीं 2 पुरानों को खड़ा किया और परिणाम से उन 2 में से एक जीतना था, जीत गया। जी बिल्कुल। जयपुर जिले की बात करें सर, 19 सीटों पर चुनाव हुआ, लेकिन 19 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली है। जैसा आपने बताया, सिविल लाइंस में प्रताप सिंह खाचरियावास को हरा दिया। कई बड़े उलटफेर, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आमेर से हार गए, चौमू से रामलाल शर्मा हार गए। कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। वहीं दिया कुमारी ने 71,000 से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। तो जयपुर को लेकर के क्या कहेंगे? सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी की जी 71,000 वोट। पिछली बार सबसे बड़ी जीत मेरे ख्याल से 75,000 वोट की कैलाश मेघवाल की थी, और भी कोई बड़ी हो तो मुझे याद नहीं। 75,000 तो कैलाश मेघवाल जीते ही थे जी शाहपुरा से। कैलाश मेघवाल हार गए, विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए, निर्दलीय खड़े हुए, पार्टी निलंबित कर रखा था, त्रिकोण बना रहे थे, लेकिन वो हार गए, 30 नंबर पर चले गए। लेकिन जी एक जयपुर तो मान के चलिए कि वापस से भाजपा का गढ़ हो गया है। अगर मुस्लिम सीटों को, मुस्लिम वोटों से प्रभावित होने वाली सीटों को छोड़ा जाए तो सामान्यतः दूदू में, बगरू में, जहाँ जहाँ कमल खिला आप देखेंगे। और कालीचरण सराफ की जीत भी बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली बार 1600 वोटों से ऐसे कुछ हारे थे, जीत रहे थे वो। जी इस बार वो काफी बड़े मार्जिन से, मेरे ख्याल से कई हजारों में मार्जिन है, जी उससे जीते हैं। जी तो ये अशोक गहलोत इस्तीफा देकर आ गए हैं अपना, जी राज्यपाल को भी जाकर। अब वो केवल काम चलाओ मुख्यमंत्री हैं, और उस दिन तक जब तक नए मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेते। बिल्कुल सर, 17 मंत्री चुनाव हार गए हैं। खाजूवाला से गोविंदराम मेघवाल, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, सपोट्रा से रमेश मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा, डी कुमेर से विश्वेंद्र सिंह, सिविल लाइन से प्रताप सिंह, सिकराय से ममता भूपेश, बांसुर से शकुंतला रावत, कोटपुतली से राजेंद्र यादव, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, पोखरन से सालेह मोहम्मद, मांडलगढ़ से रामलाल जाट, सांचौर से सुखराम बिश्नोई, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, कामा से जाहिदा खान, अंता से प्रमोद जैन भाया, वैर से भजनलाल जाटव। 17 मंत्री इस रण में परास्त हुए हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? इसे रियल एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जो दिख नहीं रही थी। अशोक गहलोत का जो टावरिंग पर्सनैलिटी उन्होंने खड़ी कर ली अपनी मोदी के सामने, जी। और ये गारंटी वो गारंटी, योजनाएं, रोज अखबार में विज्ञापन, रोज टीवी पे ऐड, दिन में से सुबह से शाम तक। इस कोलाहल में, इस शोर में, इस भीड़ में ये पता नहीं लग पा रहा था कि अंदर ही अंदर अपने इलाके का, उनके अपने इलाके का जो मतदाता है वो कैसे गुस्से में है, कितना फ्रस्ट्रेशन में है, उसके साथ क्या बर्ताव हुआ है। और आप देखेंगे कि अगर गहलोत ने अपने लोगों से वादे निभाए टिकट बांटने के वक्त, और वादे निभाने का अवसर भी दिया है सचिन पायलट को उन्होंने, जी तो वो सारे वादे निभाने के चक्कर में पार्टी का बाजा बज गया।
ये देखने वाली बात होगी। आप आगे चल के जब अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि अगर कोई नई पीढ़ी को मौका देता, साहस करती कोई पार्टी, दोनों पार्टियों ने जी राजेंद्र राठौड़ हार गए चुनाव, मामूली बात नहीं। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री का संभावित कैंडिडेट माना जा रहा था जी, विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि वो खुद अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे जी। सतीश पूनिया चुनाव हार गए, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, और फिर उनको राजेंद्र राठौड़ के अंडर में उप मुख्य सचेतक बनाया गया। तो ये दोनों बड़े दिग्गज हार गए, दोनों वसुंधरा विरोधी धुर थे जी। सतीश पूनिया ने पूरे 4.5 साल तक आला कमान को की इच्छा के अनुरूप वसुंधरा जी के लोगों को कॉर्नर करने का, संगठन को उनके वर्चस्व से मुक्त कराने का काम किया, और उसके बाद उनका साथ दिया राजेंद्र राठौड़ ने। उनके हटने के बाद भी राजेंद्र राठौड़ पूरी तरह पॉलिटिकली इस बात में लग गए कि कहीं किसी भी कीमत पर वसुंधरा जी की सुप्रीमेसी डेवलप नहीं हो जाए, दोबारा से नए सिरे से इस काम में लगे रहे। दोनों चुनाव हार गए, और रामलाल शर्मा चुनाव हार गए, जिनको हम सब मानते थे कि इतनी पकड़ है उनकी जी। शिखा मील बराला बिल्कुल नहीं आई, नया चेहरा जी, और कोई मान नहीं रहा था कि वो जीत जाएंगे। उन्होंने रामलाल शर्मा को हरा दिया, जो इतने दिग्गज माने जाते हैं जी। तो ये क्या है कि जनता का वोट नए चेहरों के प्रति आकर्षण का या बदलाव को लाने का भी होता है। और मनीष यादव जैसे जीत गए, 2 बार से हारे हुए थे, इस बार जीत गए मनीष यादव कांग्रेस की टिकट पर जी। तो ऐसी बहुत सारी है, लेकिन अशोक कोठारी की जीत को मैं, और चंद्रभान आख्या की जीत को रेखांकित करना चाहता हूं। अशोक कोठारी निर्दलीय खड़े हुए जी। गैर राजनीतिक व्यक्तित्व, गौ सेवक, उनको सब गौ की सेवा करने वाला व्यक्ति मानते हैं। चुनाव लड़ना नहीं चाहते, घर वालों ने अनशन कर दिया, चुनाव लड़ने मत दो। जनता चली गई, घर से उठाकर लेके आई जी, और 10,000 आदमियों ने जुलूस निकाला उनका जी, नामांकन से पहले, और उनसे वचन लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और पूरी बीजेपी पैरेलल उनके साथ खड़ी हो गई। और एक ऐसा व्यक्ति जो 15 साल से एमएलए था बीजेपी का, वो कोई काम नहीं गिना सकता जी, कि मैंने ये काम किया शहर के लिए जी, 15 साल से एमएलए जी। उसके खिलाफ जन क्रांति, जन विद्रोह जिसको कहते हैं, जन भावना के प्रतीक बनकर निर्दलीय अशोक कोठारी ने शायद कोई पैसा भी खर्च नहीं किया होगा अपने पास से, उन्होंने चुनाव जीत लिया, ये बड़ी बात है। और आरएसएस, बीजेपी, 2 पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी के उनके साथ लगे, पूर्व सभापति, पूर्व यूआईडी चेयरमैन लक्ष्मीनारायण डाट उनके साथ लगे, एलएल तेली उनके साथ लगे, बाबूलाल जाजू जैसे पर्यावरणविद उनके साथ लगे जी। शहर के लोग काफी उनके साथ लगे, और जीत गए निर्दलीय। आरएसएस के लोगों ने बूथ संभाला, बूथ मैनेजमेंट संभाला, जो अब तक बीजेपी कैंडिडेट का बूथ मैनेजमेंट संभालते हैं। दूसरे चंद्रभान आख्या जी, बिल्कुल। दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। 3 हिंदी पट्टी के राज्यों को जीतने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जश्न का माहौल है, और पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, जनता का आभार व्यक्त करने वाले हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं दिल्ली से, बीजेपी मुख्यालय से। सर, बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न है, पीएम मोदी यहां पर संबोधित करने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? जी, वो महानायक हैं, और बड़े उनका कद और बड़ा हो गया, बड़ा तो था ही, मतलब कितना बड़ा हो गया। और ये 2024 के चुनाव में अब हालांकि तेलंगाना में हारी है बीजेपी, और बुरी तरह हारी है, कांग्रेस जीती है, कांग्रेस को एक सरकार मिली है जी, लेकिन, और कल मिजोरम का परिणाम भी आने वाला है जी, लेकिन ये 3 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ की लोकसभा सीटें बहुत महत्व रखती हैं केंद्र में सरकार बनाने के लिए, और यहाँ पर जो जीत हासिल हुई है बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले, ये बहुत महत्वपूर्ण है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। और शायद आला कमान का जो बहुत आत्मविश्वास से था पहले से, उन्हें किसी रीजनल लीडर के भरोसे चुनाव नहीं छोड़ा, खुद ने चुनाव लड़ा, खुद ने स्ट्रेटेजी बनाई। गलतियां छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन इस विजय ने उनको बिल्कुल जबरदस्त जी, उनमें साहस, जोश भर दिया, और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भर दिया, और लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा हमको। जी, लोकसभा चुनाव से पहले 52% आबादी पर बीजेपी की सत्ता हो गई है, और कांग्रेस की बात करें महज 3 राज्यों में सिमट गई है सर। हाँ, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और हिमाचल प्रदेश है।